हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमें समझना है यहाँ पे हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। तो पदार्थ होता क्या है, हमारे आसपास, अपने आसपास आप चीज़ें देखें तो जो भी चीज़ आपको दिखती है, नॉन लिविंग जो भी आपको दिखता है, निर्जीव वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पदार्थ कहते हैं। तो हमें आज पदार्थ के बारे में जानना है। तो यहाँ देख लेते हैं कि हम चैप्टर में करने क्या वाले हैं। तो पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो ठोस अवस्था जो है, देखो जो भी चीज़ आपको ठोस नज़र आती है, जैसे कि लकड़ी, ठीक है, लकड़ी है, मेज़ जो है लकड़ी से बनी हुई है तो वो कैसी है, ठोस होती है, ठीक है। द्रव अवस्था, जो पानी आप पी रहे हो तो वो कैसी है, द्रव अवस्था में है। और आप अपने शरीर से, जो हमारे नोज से, हमारे नाक से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण में छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को हम अपने फेफड़ों में ले रहे हैं, तो वो तीसरी अवस्था है हमारी और उसे कहते हैं गैस। देखो गैस हमें दिखती नहीं है तो इसीलिए इसका अनिश्चित आकार होता है, ठीक है। कैसा आकार होता है इसका, अनिश्चित आकार होता है। तो बारी बारी से समझते हैं कि ठोस चीज़ क्या होती है, फिर पढ़ेंगे कि द्रव अवस्था के क्या गुण होते हैं, फिर देखेंगे कि गैस के क्या गुण हैं, ठीक है। तो ठोस अवस्था, देखो जो भी चीज़ सॉलिड है यानी कि सख्त है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। तो ठोस अवस्था जैसे मेज़ है तो मेज़ का निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है, यानी वो निश्चित जगह को घेरती है, ना कि पानी की तरह। जैसे कि पानी को अगर गिलास में डाला तो गिलास की उसने आकृति ले ली, गिलास की उसने शेप ले ली। तो द्रव का आयतन जो है अनिश्चित होगा, लेकिन ठोस का आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा, ठीक है। मेज़ को अगर हमें कहीं भी हमें उसको अगर खड़ा करना है तो वो उसका शेप जो है, उसका जो आयतन है और आकार है वो ऐसा ही रहेगा। ठोस पदार्थ क्या बह सकते हैं, नहीं बह सकते ना। मेज़ क्या बहने लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, ठीक है। तो ये बहाव इनके अंदर नहीं होता। इनके जो कण होते हैं ना, ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो बिल्कुल आसपास होते हैं। ये हम आगे चित्र के माध्यम से भी देखने वाले हैं। इनके अंदर जो संपीड़ितता होती है, यानी कि इनको दबाना जो है मुश्किल होती है, नगण्य होती है, जैसे कि मेज़ है, कुर्सी है, तो ये क्या है, हमारे ठोस पदार्थ हैं। तो यहाँ से बिल्कुल समझ आ गया होगा कि ठोस पदार्थ क्या हैं। तो अब जानते हैं अपने द्रव वस्तु के बारे में, द्रव अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे हम अब पढ़ते हैं, ठीक। तो द्रव अवस्था क्या है, देखो द्रव अवस्था यानी पानी के गुणों के बारे में हमें बताना है। जब भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो पूछ रहा है वो कि द्रव अवस्था के क्या गुण हैं, तो द्रव अवस्था के क्या गुण हैं तो बता सकते हो आप कि एक तो उनका अनिश्चित आकार होता है। अगर जैसे कि उसको कटोरी के अंदर डाल दिया, दूध को कटोरी के अंदर डाल दिया, जल को कटोरी के अंदर डाल दिया, या फिर कोई और जो चीज़ है द्रव अवस्था में है, जैसे लिम्का पी रहे हो, कोक पी रहे हो, तो उसको अगर किसी भी बर्तन में डाल देते तो वो उसका ही आकार ले लेती है, ठीक है। तो इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आयतन भी इनका अनिश्चित होता है। छोटी जगह पे छोड़ दोगे इसको तो कम जो है आयतन होगा, बड़े जगह में फैलाना चाहो तो बड़े में फैल जाएगी। बहाव होता है, हाँ इनमें बहाव होता है भाई, बहने लग जाता है ना पानी तो पानी बह सकता है, तो इनके अंदर बहाव होता है। इनके कणों के बीच भी रिक्त स्थान होता है, ठीक है, तभी तो ये बह सकते हैं। कुछ संपीड़न हो सकता है, संपीड़न इनके अंदर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। संपीड़न भी आपको समझ आएगा, आगे पढ़ेंगे हम। अब पढ़ते हैं गैस के बारे में। देखो गैस में कुछ भी निश्चित नहीं होता, ना तो इनमें आकार होता है, ना ही इनका आयतन होता है, लेकिन इनका भी बहाव होता है। इनके जो कण होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होते हैं तो इसीलिए जो है हम इनको देख भी नहीं पाते, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा संपीड़ितता होती है और वायु और धुआं इसके उदाहरण होंगे। पदार्थ कणों से बना है, ठीक है। पदार्थ किससे मिलके बना हुआ होता है, कणों से मिलके बना हुआ होता है। जैसे हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी होती है, हमारा शरीर किससे मिलके बना होता है, हमारा शरीर मिलके बना होता है कोशिका से। तो ऐसे ही जो ये निर्जीव पदार्थ हैं जिनको हम पदार्थ बोल रहे हैं, किससे मिलके बना है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। तो कणों के भौतिक गुण पढ़ते हैं। देखो भौतिक क्या है, यानी भूत, ठीक है, यानी कि उसकी आकृति दिखती है,
उसका आकार दिखता है, तो जो उसके रंग रूप आकार ये जो गुण होते हैं उनको भौतिक गुण कहा जाता है। तो इनके कण जो हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, द्रव हो, गैस हो, तो इनके पदार्थ क्या करते हैं, निरंतर गति करते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो ठोस के में कम होता है, द्रव में थोड़ा ज़्यादा होगा और गैस के अंदर तो बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। तीसरी चीज़ क्या है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो कण होते हैं ना भाई, इनके पदार्थों के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहली बात क्या थी कि निरंतर गति करते हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि रिक्त स्थान होता है, और तीसरी चीज़ क्या है कि आकर्षण का बल होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब क्या ये अवस्था में परिवर्तन भी हो सकता है? जैसे कि ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ क्या द्रव अवस्था में बदल सकता है? हाँ भाई, बदल सकता है। देखते हो आप कि जो बर्फ़ है पहले ठोस अवस्था में होती है और फिर वो किस में बदल जाती है हमारी, फिर वो पानी में बदल जाती है। तो यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ताप में परिवर्तन का प्रभाव हम यहाँ पे पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन में, और ताप परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे कि तापमान में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या पदार्थ पे प्रभाव पड़ेगा। अगर दाब में परिवर्तन कर दिया जाए, यानी प्रेशर में परिवर्तन कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो क्या उसका इफेक्ट होगा। ये देखिए, अब अवस्था परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। एक तो ताप में परिवर्तन, ठीक है, करके, और दूसरा जो है दाब को परिवर्तित करके। अगर तापमान में वृद्धि कर दी जाए, यानी तापमान को बढ़ा दिया जाए। देखो, तापमान को बढ़ाने से क्या मतलब है, यानी कि गर्मी होना, ठीक है। गर्मी देखो, जैसे हम बोलते हैं कि तापमान जो है गर्मियों में कहाँ तक चला जाता है, 44 तक, 45 तक, 34 तक, तो ये टेम्परेचर हाई होता है ना। तो इसका मतलब गर्मी के मौसम में जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो ज़्यादा होता है, और जब ठंड होती है तो तापमान वहाँ पे कम होता है। तो अगर पदार्थ के अंदर हम तापमान में वृद्धि कर दे तो वहाँ पे क्या होगा। एक चीज़ है कि वहाँ पे संगलन हो जाएगा, कि जो ठोस पदार्थ है वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। इसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है ना, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पर, गलनांक कौन सा तापमान है, वो तापमान है जिस पे कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है समझने वाली, कि तापमान में वृद्धि करने से, अगर ये चीज़ थी हमारी ठोस के ऊपर, कि ठोस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर गैस की बात करें, द्रव की बात करें, तो द्रव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान में वृद्धि करने से यहाँ पे जो है द्रव जो चीज़ें हैं ना, जैसे पानी है, तापमान की वृद्धि कर दें हम तो क्या बनने लग जाती हैं, वो जो है पानी के देखे होंगे कि वेपर्स बनने लग जाती हैं, वाष्प बनने लग जाती हैं। तो यहाँ पे द्रव पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो द्रव पदार्थ है ना वो वाष्प में बदलने लग जाते हैं। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर पे, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो द्रव अवस्था है वो वाष्प में बदलने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं कवंथना। ठीक, तो ये दो चीज़ें यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी हाँ आपकी। तो अब देखते हैं अपना कि भाई अगर तापमान में कमी कर दी जाए तो उस केस में क्या होगा। तापमान में कमी कर दी जाए तो द्रव का ठोस में बदलाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो द्रव पदार्थ हैं वो ठोस में बदल जाएंगे, और इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, शीतलता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे कि वाष्पीकरण जो हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। एक तो सतह का क्षेत्रफल, यानी कि जितना भी जो सतह है जितना ज़्यादा होगा उतना ही वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। जैसे कि हम पोछा लगाते हैं, बहुत सारी जगह में लगाते हैं तो कितनी जल्दी सूख जाता है ना। ठीक है, ऐसे ही अगर एक बड़े बर्तन के अंदर हम पानी भर के रख दें गर्मी के मौसम में, और एक छोटे से गिलास में एक जो है बोले कि ऊंचाई वाला गिलास हो, ठीक है, तो उसके अंदर भर के रख दें, तो किसके अंदर जल्दी पानी सूखेगा, किसके अंदर से पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जिस प्लेट के अंदर जो हमने पानी भरा है तो उसका वाष्पीकरण जल्दी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो प्लेट के अंदर पानी डाला है आपने उसका सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि तापमान में वृद्धि। तो तापमान में वृद्धि होने से, देखो तापमान में यानी टेम्परेचर में जैसे ही इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी, तो जो इवेपोरेशन का रेट है, वाष्पीकरण का जो रेट है वो बढ़ेगा।
तो तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे गर्मी में अगर बात करें तो गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ठंड में कम होगा, और एक मौसम जो है रेनी सीजन बरसाती मौसम में भी बहुत कम हो जाता है वाष्पीकरण। ठीक है, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता यानी आर्द्रता का मतलब क्या है कि कितनी हवा के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। तो जैसे ही आर्द्रता कम होगी ना, तो आर्द्रता कम होने से भी वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे बरसाती मौसम में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, यानी मॉइस्चराइजेशन जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी बोलते हैं आर्द्रता को इंग्लिश में। तो ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो बरसाती मौसम में वाष्पीकरण की दर भी घट जाएगी। वायु की गति, देखो जैसे ज़्यादा तेज वायु चल रही है, जो हवा की स्पीड है, विंड स्पीड है, हवा की जो गति है अगर ज़्यादा है तो उससे भी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वायु की गति कम होने से वाष्पीकरण क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं एक कि दाब परिवर्तन का प्रभाव, कि दाब परिवर्तन, हम दाब में परिवर्तन करके कैसे अवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं, अवस्था को यानी कि अपनी जो स्टेट है उसको कैसे हम प्रेशर में चेंज लाके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है इसमें संघनन, तो गैस का द्रव में बदलना। तो गैस को हम कैसे द्रव में बदल सकते हैं, दाब में परिवर्तन करके। तो जैसे गैस जो है, जो सिलेंडर के अंदर भरी होती है, आप देखते हो घर में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिलेंडर को, तो उसको कैसे जो है सिलेंडर किसी बर्तन के अंदर भरा जाता है, तो उसको दाब में परिवर्तन करके भरा जाता है। इसको हम आगे पूरा डिटेल में भी करेंगे, तो चैप्टर के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। उदरोपातन, देखो उदरोपातन का क्या मतलब होता है, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन। जब जो गैस है वो डायरेक्टली सीधा जो है ठोस में बदल जाए तो उस प्रोसेस को, उस क्रिया को क्या कहते हैं, उदरोपातन कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि पदार्थ क्या है। ये एक थोड़ा सा व्यू था पूरे चैप्टर का कि इस पूरे चैप्टर में हम ये सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल यही चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ लिया, तो इसको थोड़ा और डिटेल में हम अभी करेंगे। देखो पदार्थ क्या चीज़ है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे ही पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल सीधी पदार्थ। देखो पदार्थ क्या चीज़ है, पदार्थ विश्व में, तो पढ़ते हैं पदार्थ क्या चीज़ है। देखो पदार्थ क्या है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। ठीक है, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखो कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी दिख रही होंगी आपको कि जो निर्जीव हैं, कुछ चीज़ें आपको सजीव दिख रही हैं जिनके अंदर जान है, जो हिल डुल सकती हैं, लेकिन निर्जीव पदार्थ जो कि हिल डुल नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते, तो उन चीज़ों को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। तो विश्व की धरती पे जो भी चीज़ है वो किससे मिलके बनी है, पदार्थ से मिलके बनी है। और पदार्थ क्या करता है, वो स्थान भी घेरता है, जगह भी घेरता है। जैसे हम बैठने के लिए जगह घेरते, तो ऐसे ही पदार्थ जो है वो स्थान भी घेरता है और इसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होता है। कणों के भौतिक गुण, देखो कणों के भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक गुण हम ये पढ़ भी चुके हैं कि 3 भौतिक गुण हैं मेनली यहाँ पे। एक तो पदार्थ कणों से मिलके बना होता है, जैसे हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना होता है, तो पदार्थ भी कणों से मिलके बना होता है। और ये कण बहुत छोटे होते हैं जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही हम देख सकते हैं। जैसे कि आप क्लास में पढ़ के आए हो, लास्ट क्लास में अपनी 7th क्लास में, 8th क्लास में चैप्टर था 2nd नंबर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो सूक्ष्म जीव वही तो होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी के नीचे करके देख सकते हैं, सिर्फ अपनी ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कोरोना जो है, कोरोना को क्या हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ऐसे ही पदार्थ के कणों को भी हम देख नहीं सकते। तो पदार्थ के कणों के गुण क्या हैं ये जानते हैं कि पदार्थ के कण एक तो निरंतर गति करते हैं, दूसरा क्या है कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, और तीसरी चीज़ क्या है कि जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। एक बार देख लेते हैं हम।
और तीसरी चीज़ क्या है, आकर्षण का इनके बीच में बल होता है। तो ये सब हम एक बार पढ़ते हैं। देखो, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण आपको 3 बताने हैं कि निरंतर गति करते रहते हैं। ये जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति करते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और तीसरा क्या है कि इनके बीच में आकर्षण होता है, आकर्षण का बल होता है। पदार्थ के कण जो है गति करते हैं तो उनके बीच में कौन सी गति होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। जिस वस्तु में गति की वजह से, उसकी गति की वजह से जो ऊर्जा पैदा हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे ही तापमान को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये जो कण हैं पदार्थ के, ये जो कण हैं वो तेजी से गति करते हैं, तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है यानी कि वो बढ़ जाएगी। कैसे, तापमान बढ़ने से। ठीक, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है। ठीक है, जैसे हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे पदार्थ के अंदर मिल जाते हैं। वो तो मिल कैसे जाते हैं कि जैसे हमने पानी लिया था, एक बर्तन में जैसे पानी लिया था तो हमने उसके अंदर नींबू भी डाल दिया तो नींबू भी बिल्कुल मिल जाता है। तो इसकी वजह क्या है कि जो पदार्थ के पानी के जो गुण थे, पानी के जो कण थे तो उनके बीच में ही जो नींबू हमने डाली है, चीनी जो डाला है, सॉल्ट जो डाला है, ऐड किया है, तो वो उनके बीच में समावेशित हो गया, तो उनके बीच में बिल्कुल घुल मिल गया। तो इसका मतलब यही तो शो कर रहा है कि उसके बीच में रिक्त स्थान था तभी तो वो घुल मिल गया। तो ये 2 चीज़ें थी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास जल था, हमने इसके अंदर लवण डाला, तो लवण जो जब डाला तो लवण को चम्मच के साथ यहाँ पे डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल इसके अंदर मिल जाएगा। तो मिलने का मतलब यही तो है कि जो जल है, लवण है वो जल के कणों के बीच में समावेशित हो गया। और ये क्या शो करता है, क्या दिखाता है कि जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान था। तीसरी चीज़ क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कि इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण का बल होता है। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपने, तो तीसरी चीज़ सिर्फ आप ये याद रखिए कि एक दूसरे के साथ वो तभी तो बन के रहते हैं कि उनके बीच में आकर्षण का बल हो। तो 3 गुण जो हमें याद रखने हैं वो क्या है कि फर्स्ट गुण क्या है कि जो भी पदार्थ के कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो निरंतर गति करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि इनके बीच में आकर्षण का बल होता है या एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्लियर होता है पदार्थ और पदार्थ के कणों के गुण। जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये ठोस पदार्थ है, तो यहाँ पे जो ठोस पदार्थ के कणों के बीच में जो ये रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है। द्रव में होता है ना के बराबर ही होता है। ठोस के बारे में बात करें तो, द्रव के बारे में बात करें तो द्रव के बीच में ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होगा। गैस के बीच में देखो, एक पार्टिकल ये है और दूसरे पार्टिकल ये है, तो कितना सारा रिक्त स्थान है। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो हैं यानी कण जो हैं इनके बीच में आकर्षण का बल भी होता है। क्या बल होता है, आकर्षण का बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होती है इनके बीच में, और ये निरंतर गति भी करते हैं। ठीक है, जो चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, वो निरंतर गति करते हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान होता है और इनके बीच में आकर्षण का बल होता है। तो ये 3 चीज़ें क्या करनी है, आपको याद करनी है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, उनका रंग रूप आकार देख के हम जैसे कि बता सकते हैं। एक चीज़ ठोस है, एक द्रव अवस्था होती है और एक गैसीय अवस्था होती है। तो पता लग गया होगा कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था होती क्या है। तो हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे हड्डियां और जो दांत है, ठोस होती है ना, ठोस होती हैं, उनको दबा नहीं सकते, काफ़ी वो दृढ़ होती है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं वो दृढ़ होते हैं। तो हड्डियां और दांत हमारी शरीर के अंदर ठोस अवस्था में है। रक्त जो है, हमारा जो ब्लड है, खून है, वो कैसी अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है। जो फेफड़ों में हम सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को हम ले रहे हैं, तो गैस को ले रही हैं, गैस को छोड़ रही हैं, तो ये कैसी अवस्था हुई, गैसीय अवस्था हुई। और हमारे शरीर के अंदर कितना % जो है पानी होता है, 70% या 71% यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है। तो ठोस अवस्था के बारे में फिर से देख लेते हैं।
बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हम देख चुके थे। तो ठोस अवस्थाएं जो होती हैं उनका निश्चित आकार होता है, इनकी ठोस अवस्थाओं में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, यानी कि उनका आकार होता है वो जो है उनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, यानी बाउंड्री होती है वहाँ पे। इनका निश्चित स्थिर आयतन होता है। संपीड़ता जो है ये इनकी नगण्य होती है और काफ़ी ज़्यादा दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं कह सकते हैं। द्रवस्था के बारे में बात करें तो बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर में भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके, तो यहाँ से बिल्कुल आसान बन जाएगा आपके लिए। तो देखिए द्रव जो है वो तरल होते हैं और वो बह सकते हैं। धरती पे अगर पानी को गिरा दे तो बहने लग जाएगा, ठीक है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, तो इनका कोई स्थिर आकार नहीं होता, एक आकार इनका नहीं होता। ये जो है जैसे बर्तन में इसको डालोगे आप वही आकार ये ले लेते हैं। इनका कोई निश्चित आयतन नहीं होता, ठीक है। जिसका आकार नहीं होता तो उसका आयतन नहीं होता। इनमें काफ़ी कम संपीड़न होता है, इनका संपीड़न काफ़ी कम होता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका निश्चित आयतन, उसका आयतन निश्चित रखता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर चुके हैं। गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विचरण करती हैं और यही जलीय पौधों और पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस लेते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है हमेशा मिड टर्म एग्ज़ाम में कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जलीय पौधे और जो जीव हैं वो कैसे भाई सांस लेते हैं। उनके पास तो ऑक्सीजन है नहीं, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास भी ऑक्सीजन उनको मिलती है। कहाँ से मिलती है? पानी से मिलती है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो यानी पानी के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं सांस लेने के लिए। तो हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और छोड़ते हैं तो CO2 गैस को लेते हैं। और कौन सा प्रक्रम है ये? विसरण प्रक्रम से। विसरण का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल हैं एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इनसे अगर ये चीज़ जो है यहाँ से उठ के पार्टिकल्स जो हैं उठ के कम सांद्रता की तरफ चली जाए तो इसे ही क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। यानी अधिक सांद्रता से कणों का कम सांद्रता की तरफ मूव करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। द्रव जो अवस्था होती है तो उसके अंदर विसरण अधिक होता है, ठोस अवस्था में विसरण कम होता है, क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल जो हैं, कण जो हैं ठोस पदार्थों में ठोस अवस्था में वो बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए विसरण जो है ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और गति भी जो है द्रव में ज़्यादा होती है, क्योंकि कण थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोस में कणों की गति कम होती है। तो पढ़ते हैं गैसीय अवस्था के बारे में। यहाँ पे देखते हैं कि गैसों में बहाव होता है, संपीड़न भी यहाँ पे होता है, इनका कोई निश्चित आकार और जो है आयतन नहीं होता, ठीक है। गैसीय अवस्थाएं जो होती है, गैस जो होती है, उनका कोई भी निश्चित सीमाएं नहीं होती, निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन नहीं होता, क्योंकि उनके कण जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो उनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो भी कम होता है। तो उनके पार्टिकल जो हैं, उनके जो कण हैं वो स्वतंत्र रूप से फ्रीली जो है घूम सकते हैं, इधर से उधर जो है उनके बीच की गति ज़्यादा होती है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाएगी उस बर्तन का आकार ले लेती है। गैसीय अवस्था में कण जो है अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। देखो कण जो है दूर दूर प्रेजेंट है, तो गति भी इनके अंदर कैसी होगी? गति जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। पानी जो है, पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है। जो हम पानी पीते हैं तो वो 3 अवस्थाओं में मिलता है। तो देखते हैं तीनों अवस्थाओं में किस किस रूप में मिलता है। ठोस अवस्था में जो पानी होता है वो बर्फ़, जो हम बर्फ़ रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो जो है बर्फ़ जो जम जाती है पानी की, वो क्या अवस्था है? पानी की ठोस अवस्था है। पानी जो हम एज अ ड्रिंक पीते हैं तो वो द्रव अवस्था है, द्रवित अवस्था उसे कहा जाएगा। और जो पानी को गर्म कर दिया जाए तो वो जो पानी के थोड़ी देर के बाद देखोगे तो पानी की जो है अमाउंट कम रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी जो है क्या बन गया? वाष्प के रूप में बन के उड़ गया। तो वो वाष्प जो बनती हैं वो उसकी गैसीय अवस्था होगी। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है।
तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो है गलनांक, जो है गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि वो तापमान होता है मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, यानी गलना, जिस तापमान पे कोई भी वस्तु जो है, यानी कि ठोस जो है पिघल के द्रव अवस्था में बदल जाए, तो उस तापमान को क्या कहा जाता है, उस तापमान को गलनांक कहा जाता है। तो बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो होता है 273.16 केल्विन पे। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन कह लेते हैं, यानी कि सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री केल्विन जो है केल्विन टेम्परेचर में, केल्विन यूनिट में। जब बर्फ़ पिघलती है बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान के बढ़ने नहीं देती। अभी संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो नेक्स्ट है संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? जब हम 1 केजी ठोस पदार्थ को, जैसे कि हमने 1 केजी जो है बर्फ़ ले ली है, तो उसको जो है उसके गलनांक पर द्रव में बदलना है। तो द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे क्या कहेंगे हम यहाँ पे? संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ के जो कण होते हैं उनकी तुलना में पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ के कणों में जो है ऊर्जा अधिक होती है। कवंधनांक पढ़ते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिस पे बॉयल हो जाए, कोई भी चीज़ जो है उबलने लग जाए जिस तापमान पर, तो वह वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो तापमान या वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव क्या करने लग जाए, बॉयल होने लग जाए, उबलने लग जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? कवंधनांक कहेंगे। जैसे कि जल का कवंधनांक जो है 373 केल्विन होता है। तो यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस में 273 हमने ऐड करके यहाँ पे हमारी वैल्यू बन जाएगी 373 केल्विन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके कवंधनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, देखो 1 केजी जो है हमने कोई, जैसे कि हम मान लेते कि 1 केजी जो है हमने कोई द्रव ले लिया है। वैसे तो द्रव को हम किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो 1 लीटर जो है हमने यहाँ पे सब्सटेंस ले लिया है, तो उसको उसके किस कवंधनांक पे, उसको कवंधनांक जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है उस पर उसका जब वाष्प में परिवर्तन हो जाए, तो उसके लिए कितनी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक है। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है कि कोई भी जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए 1 किलो ठोस पदार्थ को उसके द्रव में बदलने के लिए कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, वो है हमारे संगलन की गुप्त ऊष्मा। और वाष्पीकरण की क्या होगी कि 1 लीटर या 1 केजी द्रव को उसके कवंधनांक पे वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या होगी? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी। अब इसको समझना है कि जैसे ही हम पानी को उबालते हैं, जब हम पानी को उबालते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, धीरे धीरे जो है तापमान बढ़ने लगता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो बनती है वो क्या करेगी? वो पानी के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, आकर्षित है जिसकी वजह से जो कण है, तो उस आकर्षण बल को तोड़ देती है, जिससे वो किस में चेंज हो जाते हैं? वाष्प में चेंज हो जाते हैं। तो इस तापमान पर 100 डिग्री तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो वाष्प के कण हैं उनके अंदर ये जो ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख चुके हो कि कैसे तापमान में हमने परिवर्तन करके तीनों अवस्थाओं में हम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। ठोस अवस्था को अगर ऊष्मा प्रोवाइड किया जाता है, ठोस अवस्था में अगर उसको ऊष्मा दी जाती है तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। द्रव अवस्था को ऊष्मा देके हम गैस की अवस्था में बदल सकते हैं। तो ऐसे ही गैसीय अवस्था को अगर शीतलता प्रोवाइड की जाए तो वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा, और ऐसे ही द्रव अवस्था को अगर शीतलता प्रोवाइड की जाए तो वो फिर से ठोस अवस्था में बदल जाएगा। जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ में होता है, और जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल के वाष्प में बदल जाता है।
तो एक चीज़ और यहाँ समझ लेते हैं, उद्रवपातन। तो उद्रवपातन क्या होता है, यानी कि जो द्रव अवस्था से कोई भी वस्तु, द्रव अवस्था तो वहाँ बनती ही नहीं है, डायरेक्ट जो भी ठोस अवस्था है उससे सीधे गैस में बन जाना। जैसे कि हमारे पास कपूर होता है, ठीक है, कपूर है, ये डायरेक्टली जो है एनवायरनमेंट में आते ही किस में चेंज हो जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उद्रवपातन कहेंगे। तो कुछ जो पदार्थ हैं वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में, और वापस ठोस में आ जाएं तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उद्रवपातन कहेंगे। जैसे कि थोड़ा सा कपूर या फिर अमोनिया क्लोराइड इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अगर इनको ले लें और इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालें तो चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए, कीप के सिरे पर रुई की डाट लगा देंगे तो धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसमें अगर गर्म करेंगे तो देखेंगे कि जो कपूर है या फिर अमोनिया क्लोराइड का जो केमिकल हम लेते हैं वो डायरेक्टली ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो क्या फिर इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखोगे, कीप के भीतरी दीवारों पे पदार्थ के जो है वाष्प इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है, उद्रवपातन होती है, जिसके अंदर जो है कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है। तो सिंपली आप लिख सकते हो कि ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, उद्रवपातन कहलाता है। उदाहरण क्या रहेंगे, कपूर और अमोनिया क्लोराइड इसके उदाहरण हैं। तो आज के चैप्टर को यही तक रखते हुए समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगता है, चैप्टर का कंटेंट अच्छा लगता है, और साथ ही सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।